हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट हमारा भूगोल, सेट नंबर है 91। इससे पहले ऑलरेडी हमने 90 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ है? ऑप्शन है गोवा, कांडला, विशाखापट्टनम, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ये ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखनी है, नहावा सेवा बंदरगाह नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नहावा सेवा बंदरगाह का दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। ठीक है, और ये बंदरगाह 26 मई 1989 से कार्यशील है। ठीक है, कब से? 26 मई 1989 से ये बंदरगाह कार्यशील है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन सा है? बताना है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन सा है? पहला दे रखा है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत के राज्यों में अवरोही क्रम पर तीसरा क्रम पर है। बी कथन है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्यों में अवरोही क्रम पर प्रथम क्रम पर है। जबकि सी कथन दे रखा है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि के आधार पर राज्यों में अवरोही क्रम पर तीसरा क्रम पर है। एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका डी ऑप्शन, याद रखिएगा। पहला कथन दे रखा है, जनसंख्या के दृष्टि से भारत के राज्यों में अवरोही क्रम पर तीसरे क्रम पर है। बिल्कुल कथन यहाँ पर सही है, याद रखिएगा। जनसंख्या के दृष्टि से भारत राज्यों में बिहार का स्थान अवरोही क्रम पर तीसरा क्रम पर है। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखना है। अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जबकि दूसरे स्थान पर है, ध्यान रखिएगा, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। ठीक है, और तीसरे नंबर पर है अपना बिहार। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है यहाँ से। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। सेकेंड कथन दे रखा है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्यों में अवरोही क्रम पर प्रथम क्रम पर है, प्रथम स्थान पर है। ये बिल्कुल कथन सही है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार नंबर 1 पर है। ठीक है, इसके बाद दूसरे स्थान पर ध्यान रखिएगा, दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। जबकि तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरे नंबर पर है केरल। ठीक है, और पहले नंबर पर है आपका बिहार। ठीक है, वहीं बात करें सी कथन, दशकीय जनसंख्या वृद्धि के आधार पर राज्यों में अवरोही क्रम पर तीसरा क्रम पर है। ये भी कथन सही है। ध्यान रखिएगा, बिहार दशकीय जनसंख्या वृद्धि के दर पर के आधार पर राज्यों में सबसे ऊपर नहीं, तीसरे क्रम पर है। ठीक है, इससे आगे कौन कौन से 2 राज्य हैं तो इनका भी नाम जरूरी है जानना। पहले नंबर पर है मेघालय। ठीक है, पहले नंबर पर है मेघालय, जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर 27.9% देखा गया। जबकि दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर, जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 26% थी। जबकि बिहार के बारे में हम बात करें जो कि तीसरे नंबर पर है, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर 25.4% देखी गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये तीसरे क्रम पर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम पहले बात कर रहे थे ये जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, ये हमने देखा घनत्व के आधार पर, और ये हमने देखा दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि। ठीक है, तो इन सभी डेटा को आप चाहे तो याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्न में से किस कृषि उत्पाद को सफ़ेद सोना, व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है? ऑप्शन है कपास को जिसे कॉटन कहते हैं, गन्ना, जूट, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं।
सही आंसर है ए ऑप्शन कॉटन, कपास। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात राज्य करती है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं कि भारत में कपास का उत्पादन मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी क्षेत्र में होता है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका कपास उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। और हरियाणा एवं मध्य प्रदेश में भी कपास उत्पादन होता है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, काली मिट्टी जो होती है ना, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, और काली मिट्टी का निर्माण पता है कैसे हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकले लाव पदार्थों के विखंडन से हुआ है। ठीक है, और भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक विकास आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का जो दक्कन ट्रैप है ना, दक्कन ट्रैप आप देख रहे होंगे, उसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि कपास की खेती के लिए अधिक उपयोगी होने वाले के कारण, कपास की खेती के लिए अधिक उपयोगी होने के कारण काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, मानव शरीर को तरोताज़ा रखने के गुण से युक्त आरोग्य पाचा वनस्पति की उपस्थिति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में है? बताना है, मानव शरीर को तरोताज़ा रखने के गुण से युक्त आरोग्य पाचा वनस्पति की उपस्थिति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में है? ऑप्शन दे रखा है कश्मीर घाटी, थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे पश्चिमी घाट। याद रखना है, मानव शरीर को तरोताज़ा रखने के गुण से युक्त आरोग्य पाचा भारत के पश्चिमी घाट की एक विशेष वनस्पति है। ठीक है, सिंपल सा आपको याद रखनी है। थकान मिटाने तथा तरोताज़ा बने रहने के लिए पश्चिमी घाट के केरल क्षेत्र के कानी आदिवासी समुदाय के लोग आरोग्य पाचा के फल का सेवन पारंपरिक रूप से करते हैं। इस समुदाय के बाहर इस फल की उपयोगिता का ज्ञान लोगों को नहीं था। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है आरोग्य पाचा के बारे में, जो कि पश्चिमी घाट का ये क्षेत्र का एक पेड़ है, पौधा है। ठीक है, वनस्पति है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि विश्वरैया आयरन एवं स्टील लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में VISL कहते हैं, किस राज्य में अवस्थित है? विश्वरैया आयरन एवं स्टील लिमिटेड किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन दे रखा है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, विश्वरैया आयरन एवं स्टील लिमिटेड जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी, है ना, ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। सही आंसर है सी ऑप्शन कर्नाटक। याद रखना है, विश्वरैया आयरन एवं स्टील लिमिटेड जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी, कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। और ये भी याद रखना है कि यह संयंत्र कर्नाटक के शिमोगा जिला में भद्रावती नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अच्छा, याद रखिएगा ये सेल की एक पूर्ण इकाई है। ठीक है, सेल के अधीन ये काम करती हैं, SAIL सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, 1998 से ये सेल इस पर जो है पूर्ण इकाई इसकी है। ठीक है, तो आपको याद यहाँ से रखनी है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है यहाँ पर, नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? सवाल है, नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? उड़ीसा में, मेघालय में, असम में, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है। सही आंसर है बी ऑप्शन मेघालय। नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय के गारो पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित है। गारो पहाड़ी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम नोकरेक है। याद रखिएगा, गारो पहाड़ी। ठीक है, ये जो नोकरेक है ना, ये गारो पहाड़ी सुने होंगे, गारो खासी जयंतिया। ठीक है, तो गारो पहाड़ी की सबसे ये ऊंची चोटी है नोकरेक। ठीक है, बात करें यहाँ पे थोड़ा सा कि नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। कब हुई थी? 1988 में। ठीक है, इस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को ने वर्ष 2009 में, कब? 2009 में अपनी बायोस्फीयर रिजर्व के सूची में शामिल किया था। ठीक ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में नालाबान द्वीप कहाँ है? सवाल है, भारत में नालाबान द्वीप
कहाँ है? ऑप्शन दे रखा है ब्रह्मपुत्र नदी, पुलिकट झील, वेवनाथ झील, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में नालाबान द्वीप चिल्का झील में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? चिल्का झील में, जो कि उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील कहाँ है? ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में है ना, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि ये भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील भी है और चिल्का झील खारे पानी की झील है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चिल्का झील में अनेक द्वीप हैं, जिनमें नालाबान द्वीप प्रमुख रूप से हम लोग कह सकते हैं कि ये है, यहाँ पे अवस्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले खनिज तेल का खनन कार्य किस राज्य में हुआ था? सवाल है, भारत में सबसे पहले खनिज तेल का खनन कार्य किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, असम, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा असम। याद रखना है, भारत में सबसे पहले खनिज तेल का खनन कार्य असम में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में 1867 ईस्वी में खोदा गया, जबकि असम के डिगबोई में खनिज तेल का कुआं 1889 ईस्वी में खोदा गया था, ठीक है। तो आपको याद रखनी है। साथ ही साथ ये भी याद रखनी है कि भारत में पेट्रोलियम के भंडारण में प्रमुख राज्यों में असम, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल है, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, लोनार झील से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। लोनार झील से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। ऑप्शन दे रखा है, यह महाराष्ट्र में है, ठीक है, यह क्रेटर झील है, या उत्तराखंड में है, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखनी है, लोनार झील महाराष्ट्र में है और यह एक क्रेटर झील है, ठीक है। क्रेटर झील क्या होता है? क्रेटर झील क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। तो क्रेटर झील ये है कि पुराने ज्वालामुखी के मुंह पर बने झील को क्रेटर झील कहा जाता है। जैसे कोई भी ज्वालामुखी है, जब फटती हैं, सरफेस से जब ऐसे निकल करके ऐसे कुछ निकलती हैं, तो सरफेस पर क्या होता है, यहाँ पे कुछ झील जैसा बन जाता है ना, इस तरीके से। तो ये झील को ही क्रेटर झील कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है, क्रेटर झील क्या है? पुराने ज्वालामुखी के मुंह पर बने झील को क्रेटर झील कहा जाता है। महाराष्ट्र का लोनार झील क्रेटर झील का ही उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, तुंगभद्रा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? सवाल है, तुंगभद्रा नदी जो है ना, ये किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन दे रखा है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। याद रखना है, तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी का बाकी बात करें अन्य सहायक नदियों के बारे में, तो कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियाँ हैं कोयना, ठीक है। कोयना के बाद घाटप्रभा, मालप्रभा, ठीक है ना, मूसी और भीमा। तो ये सभी नदियों का नाम याद रखना है। घाटप्रभा हो गया, मालप्रभा हो गया, मूसी हो गया और भीमा, ठीक है। कोयना, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, ये सभी कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। सिंपल सा आपको याद रखनी है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा गोदावरी और कावेरी नदी के बारे में, ठीक है। तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, सबसे बड़ी नदी है। कह सकते हैं कि गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी देखेंगे लंबाई 1465 किलोमीटर है, ठीक है। और बात करें यहाँ पे कावेरी नदी के बारे में, तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडगु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे उद्गम स्थल दिया गया है। गोदावरी का उद्गम स्थल देखेंगे तो त्र्यंबकेश्वर, नासिक जिला, महाराष्ट्र में होता है। जबकि कृष्णा नदी का आप देखेंगे उद्गम स्थल कहाँ पे है, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में होता है। जबकि कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कोडगु जिला, कर्नाटक के कोडगु जिला में एक ब्रह्मगिरी पहाड़ी, वहाँ से उद्गम होता है कावेरी नदी का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है।
जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं कम से कम इसके उद्गम स्थल पता होना चाहिए कि किस राज्य में और कहाँ से होता है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्न में से कौन दर्रा अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है? सवाल है, निम्न में से कौन दर्रा अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है? ऑप्शन दे रखा है, जो जिला, लिपुलेख, बोमडिला, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका सी ऑप्शन, बोमडिला। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। बोमडिला दर्रा उत्तरी पूर्वी हिमालय में स्थित है, ये भी आपको याद रखनी है। जोजिला दर्रा के बारे में बात करें, ठीक है, इस जोजिला के बारे में बात करें तो जोजिला दर्रा श्रीनगर, कारगिल एवं लेह के बीच संपर्क बनाता है। ठीक है, और जोजिला बृहद हिमालय के जास्कर श्रेणी में स्थित है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, वहीं बात करें लिपुलेख के बारे में तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और लिपुलेख दर्रा कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, वहीं बात करें थोड़ा सा कि ये दर्रा क्या है, तो दर्रा दो पहाड़ों के बीच एक प्राकृतिक रास्ता होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस पहाड़ी दर्रा या पास भी कहा जाता है। दर्रे अक्सर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बने होते हैं और यात्रा के लिए महत्वपूर्ण मार्ग होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, चुंबी घाटी किस राज्य के निकट में है? चुंबी घाटी किस राज्य के निकट में है? उत्तराखंड, केरल, सिक्किम, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, चुंबी घाटी सिक्किम राज्य के निकट में स्थित है। चुंबी घाटी भारत, चीन एवं भूटान के मिलन बिंदु पर स्थित है। याद रखना है, चुंबी घाटी भारत, चीन एवं भूटान के मिलन बिंदु पर स्थित है, अतः इसका सामरिक महत्व भी आप कह सकते हैं, इसका सामरिक महत्व भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा, डोकलाम क्षेत्र चुंबी घाटी के अंतर्गत आता है। डोकलाम के बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत विवादों में रहता है ये, तो ये डोकलाम क्षेत्र जो है ना, ये चुंबी घाटी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, सोलास वन की उपस्थिति निम्न में से कहाँ है? सवाल है, सोलास वन की उपस्थिति निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन है, उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पूर्वी भारत, प्रायद्वीपीय भारत, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब देखेंगे, सोलास वन की उपस्थिति प्रायद्वीपीय भारत में अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में पाए जाने वाले आर्द्र पर्वतीय वनों को सोलास वन या फिर सोला वन कहते हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालानी पहाड़ियों में पाए जाने वाले आर्द्र पर्वतीय वनों को सोलास या फिर सोला वन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा आपको याद रखनी है। तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, सोलास वन की उपस्थिति कहाँ देखने को मिलती है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलती हैं। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्न में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी या फिर इकोलॉजिकल टेररिस्ट की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन दे रखा है, यूकेलिप्टस, सिनकोना, देवदार, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा, यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा दी जाती है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्यों इसे हम लोग आतंकवादी कहने के लिए, इसके पीछे रीज़न क्या है? आतंकवादी इसे कह रहे हैं, पारिस्थितिकी आतंकवादी कहने के पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है? तो कारण है, सबसे पहले तो कारण ये है कि ये भूजल बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण करता है, जिससे अंतः भूजल तेज़ी से नीचे भागता है, चला जाता है ना। दूसरा कारण ये है कि यह मिट्टी के पोषक तत्वों को कम कर देता है। और तीसरा कारण है, इसके पत्ते मिट्टी में आसानी से घटित नहीं होते हैं। और चौथा कारण है, यूकेलिप्टस वाले क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों की जीवन संकट में हो जाता है। तीन सभी रीजन की वजह से आप देखेंगे कि यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा दी जाती है। तो ये चार लॉजिक आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर से सुन लिए, चार लॉजिक क्या है? पहला लॉजिक तो ये है कि ये भूजल बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण करता है, अर्थात पानी ज़्यादा अवशोषित करता है। दूसरा है कारण है कि ये मिट्टी के पोषक तत्वों को कम कर देता है। तीसरा कारण है, इसके पत्ते मिट्टी में आसानी से अब घटित होते ही नहीं हैं, होते हैं लेकिन बहुत समय के साथ होते हैं, लेट होता है ना, आसानी से ये अब घटित होने वाला नहीं है, जिससे बाकी पत्ते हो जाते हैं। और चौथा रीजन है इसका कि यूकेलिप्टस वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म जीवों का जो जीवन है वो संकट में हो जाता है। तो इन सभी की वजह से यूकेलिप्टस को
पारिस्थितिकी आतंकवादी इकोलॉजिकल टेररिस्ट की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इससे एक बेनिफिट भी होता है वैसे, है ना, पानी को शुद्धिकरण करने में ये मदद करता है, एक ये इससे फ़ायदा है। इस यूकेलिप्टस से जो पानी होता है, तो खास करके जहाँ पे ज़्यादा गंदगी होता है वहाँ पे इस पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ताकि पानी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसको अवशोषित करके उसको फ्रेश कर दे, जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में इसको छोड़ दे, है ना। तो इससे ये भी फ़ायदा भी है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस वनस्पति को जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है? ऑप्शन है नागफनी, बबूल, खजूर, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, पलाश वृक्ष को जंगल की आग कहा जाता है। पलाश के फूल बहुत ही आकर्षित होते हैं। पलाश फूल आकार में छोटा, अर्धचंद्राकार और गहरा लाल होता है। पलाश के फूल फाल्गुन के अंत में और चैत के आरंभ में लगते हैं। पलाश पर जब फूल लगते हैं तो उस पर उसके पत्ते झड़ जाते हैं। पत्र विहीन एवं लाल फूलों से भरे पलाश जो वृक्ष है वो काफ़ी आकर्षक लगते हैं देखने में। किसी वन्य पलाश वृक्षों से लदे लाल गहरे फूलों से बनी घटा के कारण पलाश को जंगल की आग कहा जाता है। पलाश फूल को टिश्यू भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि वनस्पति के जंगल की आग किसे कहा जाता है? पलाश वृक्ष को कहा जाता है, क्योंकि वो उसका जो फूल होता है वो बहुत ही आकर्षक होता है और लाल कलर का होता है। ठीक है, तो इसीलिए, और देखेंगे पत्ते झड़ जाते हैं तो और भी आकर्षक दिखने लगता है ये, इसलिए इसे जंगल की आग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पलाश का जो फूल है ना, ये उत्तर प्रदेश और झारखंड का ये राजकीय पुष्प भी है। ठीक है, राजकीय फूल कौन सा है? उत्तर प्रदेश और झारखंड का, तो पलाश ही है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, पिछले 2 दशकों के दौरान बिहार में बाढ़ के मामले में कौन वर्ष सबसे अधिक आपदा वाला वर्ष माना जाता है? 2004, 2007, 2011, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे 2007। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। पिछले 2 दशक के दौरान बिहार के बाढ़ प्रभावित वर्षों में से वर्ष 2007 को मुख्य आपदा वर्ष के रूप में जाना जाता है। यूएन ने 2007 के बिहार बाढ़ आपदा को बिहार की जीवित स्मृति के रूप में वर्णित किया था, जो कि 19 जिलों को बुरी तरह से प्रभावित किया था। ठीक है, 2007 में जब बाढ़ आई थी तो इसमें लगभग 1300 लोग तथा हजारों पशुओं में इसमें जान गंवाई थी। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम कह सकते हैं कि पिछले 2 दशक के दौरान बिहार में बाढ़ के मामले में कौन सा वर्ष सबसे अधिक आपदा वाला वर्ष माना जाता है? तो 2007। ठीक है, चलिए अच्छा, यहाँ पे 2007 का बाढ़ के पीछे रीजन क्या था? तो हुआ क्या था ना कि वर्ष 2007 के इस बाढ़ का मुख्य कारण ये था कि पूर्व के 30 साल के औसत वर्षा से कहीं 5 गुना ज़्यादा वर्षा हुआ था यहाँ पे 2007 में। ठीक है, 5 गुना ज़्यादा वर्षा हुई थी। पिछला अगर हम बात करें 3 साल के औसत वर्षा से बात करें कि जितना भी 3 साल में वर्षा हुई थी उसका औसत निकालें तो उसका औसत से 5 गुना कहीं ज़्यादा वर्षा हुई थी 2007 में। तो ये प्रमुख कारण रहा था बाढ़ आने का। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, वर्ष 2015 में बिहार में आए भूकंप का रिएक्टर स्केल पर माप क्या था? 7, 7.8, 6.8, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, वर्ष 2015 में बिहार में आए भूकंप का रिएक्टर स्केल पर माप 7.8 आंका गया था। ठीक है, 25 अप्रैल 2025 को बिहार में आए भूकंप एपी सेंटर नेपाल के लामजुंग स्थान पर था। और इससे ज़्यादा प्रभावित कौन सा हुआ था? उत्तर बिहार का जिला। उत्तर बिहार के जितने ज़िले थे सब ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल नहीं क्या होगा, करेक्ट होगा, 7.8 होगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, बिहार में कितने जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? सवाल है, बिहार में कितने जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? ऑप्शन दे रखा है 12 जिला, 13 जिला, 15 जिला, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, बिहार राज्य के 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि आरा में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापना किया गया है। ठीक है, और ये भी याद रख सकते हैं यहाँ पर कि 90% मखाना का उत्पादन बिहार में ही होता है। ठीक है, फिलहाल इसका करेक्ट ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग, सी ऑप्शन होगा 15 जिला। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि बिहार राज्य के किस शहर को वर्मी कंपोस्ट जिला माना जाता है?
सवाल है कि बिहार राज्य के किस शहर को वर्मी कंपोस्ट जिला माना जाता है। ऑप्शन है बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, बिहार राज्य के बेगूसराय शहर को वर्मी कंपोस्ट जिला माना जाता है। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बेगूसराय। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा यहाँ पर कि बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 2023 से लेकर 27 के मध्य चलाने की योजना सरकार की है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप की जो अवधि है 2023 से लेकर के 2027 तक की है। ठीक है, प्रथम जो आई थी ना कृषि रोड मैप, तो ये आई थी 2008 से लेकर के 2012 तक। ठीक है, ये पहला कृषि रोड मैप थी। दूसरा कब आया था, तो आगे जोड़ लीजिए 2012 से लेकर के 2017 तक। ठीक है, तीसरा कब आया था, तो 2017 से लेकर के 23 तक। ठीक है, और ये चौथा चल रहा है अभी 2023 से लेकर 27 तक। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना खाली स्थान में स्थित है। ऑप्शन दे रखा है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इससे अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना बिहार में स्थित है। ये तो आसान सा सवाल था, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। और ये भी याद रखना है कि कोसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना 1954 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कोसी नदी का उद्गम होता है गोसाई स्थान चोटी से, जो कि नेपाल में है। ठीक है, और इसकी कोसी नदी की लंबाई कितनी है, तो ये 730 किलोमीटर है और फाइनली जाकर के गंगा में मिल जाती हैं। ठीक है, कोसी नदी को ही हम क्या कहते हैं, बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है, कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है, ये आपको याद रखनी है, पता भी होगा। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।